हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आप सभी का फ्यूके एजुकेशन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। मैं प्रदीप मालवीय, आपका केमिस्ट्री मेंटर, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आपको पता है, हम आपकी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन को और भी अच्छा करने के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को लेकर चल रहे हैं, जिसमें हमने जो हमारे प्रीवियस चैप्टर है उनके इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन सभी हमने डिस्कस कर चुके हैं। हमारा चैप्टर चल रहा है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, जिसके हमने जो एमसीक्यू और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। और आज की वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा आपके इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट हमारा क्या है कि गिव द प्रिपरेशन मेथड ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट फ्रॉम क्रोमाइट और। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रोमाइट और क्या होता है। बेसिकली क्रोमाइट और एक क्रोमियम का एक और होता है, जिससे हम किसकी प्रिपरेशन करते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट की। पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या होता है आपका, पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है आपका K2Cr2O7। क्या होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7 आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट है। एक इनऑर्गेनिक केमिकल रिएजेंट है जिसको हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं। ये बेसिकली यूज क्यों होता है, ये बेसिकली यूज होता है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में। इसका जो मेन यूज क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में इसको हम यूज करते हैं। तो क्रोमाइट और क्या होता है, बेसिकली क्रोमाइट और होता है आपका आयरन FeCr2O4। ये क्या होता है आपका क्रोमाइट और होता है, और इसकी हेल्प से हम जो हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट है उसको प्रिपेयर करते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रिपरेशन मेथड। प्रिपरेशन मेथड क्या होती है आपकी। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, क्रोमाइट ओर को सोडियम कार्बोनेट और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई जाती है। सबसे पहले क्रोमाइट ओर की किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, क्रोमाइट ओर की हम सोडियम कार्बोनेट और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो हमें क्या मिलता है, सबसे पहले हमें मिलता है सोडियम क्रोमेट, आयरन का ऑक्साइड मिलता है Fe2O3, और साथ में हमें कुछ कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल मिलते हैं। अब ये जो सोडियम क्रोमेट हमें मिला हुआ, ये क्या है आपका सोडियम क्रोमेट। सोडियम क्रोमेट क्या है, Na2Cr4। ये आपका सोडियम क्रोमेट है। इस सोडियम क्रोमेट को फिर हम क्या करते हैं, आपका सोडियम क्रोमेट फिल्टर किया जाता है, फिर इसको हम एसिडिफाइड करते हैं विद सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड में जो H+ आयन हमारे प्रेजेंट होते हैं, वो इससे रिएक्ट करते हैं और वो इसको क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है आपका डाइक्रोमेट आयन में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, डाइक्रोमेट में। मतलब अब ये क्या क्या हमारा बन गया, हमारा बना अब सोडियम डाइक्रोमेट। क्या बना हमारा, सोडियम डाइक्रोमेट। और इस सोडियम डाइक्रोमेट को जब हम KCl के साथ ट्रीट कर देते हैं, किसके साथ, पोटेशियम क्लोराइड के साथ ट्रीट कर देते हैं, तो हमारा क्या बनेगा, हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट हमें मिलता है। तो बेसिकली क्रोमाइट और से जो पोटेशियम डाइक्रोमेट आपका 3 स्टेप में बनता है। सबसे पहले स्टेप में क्या है, क्रोमाइट और लेंगे, सोडियम कार्बोनेट और ऑक्सीजन के साथ फ्यूज करते हैं, तो हमें सोडियम कार्बोनेट मिलता है, सोडियम क्रोमेट मिलता है। सोडियम क्रोमेट को एसिडिक मीडियम में जब हम कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करते हैं, तो हमें सोडियम डाइक्रोमेट मिलता है। सोडियम डाइक्रोमेट को फिर हम KCl के साथ ट्रीट करते हैं, सोडियम कार्बोनेट को KCl के साथ ट्रीट करेंगे, तो आपका क्या मिलता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। और ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है आपका कैसा रिएक्ट करता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह रिएक्ट करता है इन द एसिडिक मीडियम। किसमें, एसिडिक मीडियम में। ये क्या करता है आपका नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है, जो कि किसी सब्सटेंस को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं। क्लियर हुआ। तो ये थी हमारी प्रिपरेशन मेथड किसकी, पोटेशियम डाइक्रोमेट की फ्रॉम क्रोमाइट और। क्लियर है। अब हमारा देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन ये है कि हमारा कि प्रिपरेशन मेथड हमें देना है किसकी, पोटेशियम परमैंगनेट। अब ये पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट होता है आपका KMnO4। क्लियर, फ्रॉम पायरोलुसाइड ओर। पायरोलुसाइड ओर से हम पोटेशियम परमैंगनेट हम कैसे बनाएंगे, चलो इसको देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पायरोलुसाइड ओर की, तो पायरोलुसाइड ओर क्या होता है आपका, ठीक है। पायरोलुसाइड ओर की अगर हम बात करते हैं, तो पायरोलुसाइड ओर होता है आपका मैंगनीज ऑक्साइड MnO2। जो MnO2 होता है वो होता है आपका पायरोलुसाइड ओर। तो पायरोलुसाइड ओर को सबसे पहले बेस के साथ और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोलाइज किया जाता है, जिससे हमारा क्या मिलता है, पोटेशियम मैंगनेट।
K2MnO4 पोटेशियम मैग्नेट बनता है। पोटेशियम मैग्नेट क्या होता है आपका? पोटेशियम मैग्नेट होता है K2MnO4। क्या होता है? K2MnO4। ठीक है। अब ये जो पोटेशियम मैग्नेट आयन है, पोटेशियम मैग्नेट आयन है, ये क्या होता है? डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन के अंडरगोल होता है एसिडिक मीडियम में, जिससे हमें क्या मिलता है? जिससे हमें मिलता है परमैंगनेट आयन, मैंगनीज ऑक्साइड और ये H2O। ठीक है। एसिडिक मीडियम में क्या बनाता है? ये आपका परमैंगनेट आयन बनाता है। अब ये जो परमैंगनेट आयन ये हमारा बना हुआ है, ठीक है। अब ये जो पोटेशियम परमैंगनेट इज कमर्शियली प्रिपेयर्ड बाय एल्केलाइन ऑक्सीडेटिव फ्यूजन ऑफ पायरोलोसाइट और एंड अगेन बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नेट आयन। तो जो हमारा मैग्नेट आयन है उसको हम फिर से QH के साथ ट्रीट करते हैं, MnO2 इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करके भी आप परमैंगनेट आयन बना सकते हैं, और साथ में आप जब QH के साथ ट्रीट करते हैं तो भी आपका पोटेशियम मैग्नेट आयन बनेगा। मैग्नेटिक आयन का इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन होगा तो हमारा क्या बनेगा बेटा? परमैंगनेट आयन। तो दो तरीके से अब हम बना सकते हैं। पहला कि जब हमारा मैग्नेट आयन बनेगा तो हम उसको एसिडिफाइड करके परमैंगनेट आयन में बदल सकते हैं, और सेकंड मेथड क्या हो सकती है? आप उसका इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करा करके आप उसको परमैंगनेट आयन बना सकते हो। क्लियर है? तो ये थी हमारी प्रिपरेशन मेथड किसकी? पायरोलोसाइट और से पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की। क्लियर है? तो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला? व्हाट द डिफरेंस बिटवीन आपके डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में हमें डिफरेंस लिखना है, तो मेनली हम डिफरेंस लिख सकते हैं जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और यहाँ पर अगर हम देखें क्या? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो पहला डिफरेंस तो यही हो जाएगा कि भाई आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम देख चुके हैं, इनको क्या कहा जाता है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या कहा है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है N-1d NS12 2 होता है, और इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? N-2 F1214 N-1d 021 और NS122। क्लियर है? ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। थर्ड पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कि भाई जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है वो आपके रेडियो एक्टिव नहीं होते। ठीक है, डी ब्लॉक के रेडियो एक्टिव नहीं होते, ये आपके रेडियो एक्टिव होते हैं बेसिकली। यहाँ पर कितने ट्रांजिशन सीरीज? हमारी 4 ट्रांजिशन सीरीज मिलती हैं। ठीक है, कितने ट्रांजिशन सीरीज मिलती है? 4 ट्रांजिशन। लेकिन यहाँ पर एफ ब्लॉक में 2 ही सीरीज मिलती है। 2 ही सीरीज में कौन कौन से आते हैं? आपके लैंथेनाइड आते हैं, और दूसरे क्या आते हैं? आपके एक्टिनाइड्स आते हैं। और भी क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं? जैसे इनकी कॉमन स्टेट्स ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है, और इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? +3 होती है। ये आपके नेचुरली और में मिलते हैं, लेकिन ये बहुत ही कम क्वांटिटी में हमें मिलते हैं। और मैक्सिमम जो हमारे एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के जो मैक्सिमम एक्टिनॉइड्स हैं वो क्या रहते हैं? रेडियो एक्टिव इन नेचर रहते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से आप डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक जो एलिमेंट्स हैं उनमें डिफरेंस आप प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लियर हुआ? अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या होगा हमारा? ठीक, अगला क्वेश्चन है कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड। हमें लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड दोनों की प्रॉपर्टीज को कंपेयर करना है। तो प्रॉपर्टीज पहले दोनों में अगर सिमिलरिटीज की बात करें तो देखो सिमिलरिटी क्या होगी? जो पहली सिमिलरिटी है कि दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? +3। दोनों कैसे होते हैं भाई? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, चाहे लैंथेनाइड की बात करो चाहे एक्टिनाइड की बात करो, दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? +3 होगी। दूसरा क्या? दोनों ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव रहते हैं और रिएक्टिव रहते हैं ना। दोनों ही क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब पॉजिटिव आयन बनाते, रिएक्टिव रहते हैं। ये आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एग्जिबिट करते हैं दोनों ही। जो एक्टिनाइड है वो एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन शो करता है, और लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन शो करते हैं। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, और आगे भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब कुछ डिफरेंसेस हैं। डिफरेंसेस भी क्या हो सकते हैं कि जो लैंथेनाइड है वो +2 और +4 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। लैंथेनाइड क्या करते हैं? +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं +3 के अलावा। लेकिन ये हायर ऑक्सीडेशन जो एक्टिनॉइड है वो हमारे हायर ऑक्सीडेशन है, जैसे +5 +6 और +7 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करते हैं। अब ये जो लैंथेनॉइड्स हैं उनके बहुत सारे आयंस क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं। कलरलेस क्यों होते हैं? बेसिकली इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, और ये क्या होते हैं? आपके कलर्ड होते हैं।
ये इनकी लो टेंडेंसी होती है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में, लेकिन इनकी जो हाई टेंडेंसी होती है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए इनकी क्या होती है, हाई टेंडेंसी होती है। अब इनके जो कंपाउंड वीकली बेसिक रहते हैं, थोड़े कम बेसिक रहते हैं, लेकिन इनके जो कंपाउंड वो स्ट्रांगली बेसिक है। कंपाउंड कैसे होते हैं आपके, स्ट्रांगली बेसिक होते हैं। क्लियर है? ये आपके ऑक्सोकैटायन नहीं बनाते, ये आपके ऑक्सोकैटायन जैसे UO2 2+, PuO2 2+ और UO2+, ये ऑक्सोकैटायन का फॉर्मेशन करते हैं। ऑक्सोकैटायन का फॉर्मेशन ये करते हैं, ऑक्सोकैटायन का फॉर्मेशन ये नहीं करते। साथ में ये नॉन रिएक्टिव होते हैं केवल एक प्रोमेथियम को छोड़ के, जो कि लैंथेनॉइड है और रेडियो एक्टिव। लेकिन यहाँ पर ये बेसिकली सारे के सारे एक्टिनॉइड क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। फोर्थ आपका इनका अगला प्रॉपर्टी क्या है कि इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इनको इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को हम इजीली एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में, और कुछ सिमिलरिटीज थी। क्लियर है? आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। अगला क्वेश्चन क्या है कि भाई लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है और इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है क्या। तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जैसे कि हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है कि जब हम लैंथेनॉइड सीरीज में चलते हैं तो जो एटॉमिक नंबर है ग्रेजुअली इंक्रीजेस बाय 1, और वी कैन से दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इंक्रीजेस बाय 1। तो एक एक नंबर से एटॉमिक नंबर आपका बढ़ता जाता है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। अब न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ता है, जो इलेक्ट्रॉन जो सेल सेम सेल में, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या 4f में एंटर करता है, और आपका जो न्यूक्लियर चार्ज वो क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, और न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता जा रहा है। और इसके साथ साथ होता क्या है कि जो 4f ऑर्बिटल है उसका क्या रहता है बेटा, पुअर शील्डिंग इफेक्ट रहता है। मतलब 4f ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट पुअर होगा, जिसके कारण जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर वो बहुत ज्यादा लगता है। ठीक है? ड्यू टू विच द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अपॉन द आउटर इलेक्ट्रॉन उन पे क्या होता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण होता क्या है कि जो लैंथेनॉइड का जो साइज है वो स्टीडियली क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है विद द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। और इसी फिनोमेना को क्या कहा जाता है भाई, इसी फिनोमेना को लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। जैसा कि ये भी हमने पिछली क्लास में इसका डिस्कशन किया था। क्लियर है? अब हम देखते हैं इसकी कुछ कॉन्सिक्वेंसेस। तो कॉन्सिक्वेंसेस इसके क्या हैं, तो लैंथेनॉइड के कॉन्ट्रैक्शंस के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि इफेक्ट ऑन पोस्ट लैंथेनॉइड। ये हमने फर्स्ट वीडियो में भी डिस्कशन किया था जब एमसीक्यूज कर रहे थे कि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या होता है कि जो आपकी सेकंड ट्रांजिशन और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं उनके साइज लगभग क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। जैसे आपका ये देखो 5D जैसा हैफनियम, इसको आपको टर्म एज द पोस्ट लैंथेनॉइड। तो क्या होता है, मूविंग डाइन द ग्रुप, जो एटम का साइज इंक्रीज होता है बट ड्यू टू द लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो उनका एटॉमिक साइज लगभग सिमिलर रहता है। जैसे हैफनियम और जिरकोनियम का साइज एक सा हो जाता है, मतलब साइज ऑफ 4D एंड 5D, और साइज ऑफ पैलेडियम टू प्लेटिनम साइज ऑफ सिल्वर और ये गोल्ड का, ये लगभग क्या बेटा सिमिलर साइज रहता है। दूसरा क्या होता है, जो प्रॉपर्टीज हैं वो लगभग सिमिलर हो जाती हैं क्योंकि इनका साइज लगभग सिमिलर हो जाता है। तो 4D और 5D सीरीज के जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी लगभग सिमिलर होती हैं। ठीक है? थर्ड है, इसके कारण क्या होता है, ये नेचर में क्या कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और इनका सेपरेशन क्या हो जाता है बेटा, डिफिकल्ट होता है। ठीक है? within lantanoid series properties of element are similar so that they are difficult to separate as they also formed in combined form। तो लैंथेनॉइड के जो एलिमेंट्स उन सभी का साइज भी क्या होता है, लगभग सिमिलर हो जाता है, हो जाता है। इसका मतलब ये क्या है, ये नेचर में हमें कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं और इस वजह से इनका जो सेपरेशन है वो क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। क्लियर? चलो देखते हैं हमारा। तो जो हमारे कुछ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन थे वो हमारे केवल इतने ही थे। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको कुछ इस वीडियो में कोई भी डाउट हो रहा है किसी भी कंसेप्ट में तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट भी इस वीडियोस के थ्रू अपनी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन को और भी अच्छा कर सकें। थैंक यू।